हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस टेस्ट और इसमें मिलेगा आपको 40 सवाल। 40 सवाल में आपको साइंस का, सोशल का, मैथ का और फिर हिंदी, व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, ये मिलेगा। टोटल 40 सवाल, ठीक है। 10 10 10 और 5 सवाल। तो यहाँ पे धमाका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 8 है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से सारा सवाल आपको पढ़ा ही होगा, लेकिन एक होता ना कि टेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। जब नंबर 40 में 40 आएगा तो कुछ मज़ा ही कुछ अलग है। सुबह का दिन बहुत अच्छा कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल है, इनमें से कौन उपधातु है? उपधातु इनमें से कौन है? FeCuNi मतलब निकेल, कॉपर। Hb होता है स्टीबियम। तो इनमें से उपधातु कौन है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? उपधातु यहाँ पे कौन है? स्टीबियम। इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्टीबियम जो है लैटिन नाम है, STIBIUM। स्टीबियम ये लैटिन नाम है। इसको हम लोग एंटीमनी के नाम से जानते हैं। एंटीमनी, ANTIMONY इस तरह होता है। एंटीमनी हिंदी में लेते हैं स्पेलिंग, एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? यह है हमारा उपधातु, याद रखिएगा। एंटीमनी, इसको SB से डिनोट करते हैं। सवाल आ सकता है कि एंटीमनी का संकेत क्या है, तो SB लिखेंगे। SB होता है स्टीबियम। जैसे पोटेशियम कैसे होता है? पोटेशियम को हम लोग P लिखना चाहिए था, पोटेशियम को K लिखते हैं, है ना। सोडियम को S लिखना चाहिए था, सोडियम को Na लिखते हैं। तो लैटिन नाम है ना, इस तरह से। चलिए अगला सवाल, पीतल धातु है। बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ। पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। आंसर हमारा क्या होगा इसका? C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बोलता है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? और सबसे लास्ट में एक सवाल मैं छोड़ दूंगा, उस सवाल को आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। बहुत हल्का हल्का सवाल है यहाँ पे। और जो क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक होता है, ठीक है। और उदासीन होता है जो 7 होता है pH मान। अब आपको पता चल गया ये pH मान 7 है। वर्षा का जल जो होता है ना, शुद्ध जल, उसका भी pH मान 7 होता है। तो जिस विलयन का pH मान 7 से कम है वो समझ लो कि अम्लीय है। जैसे कि रस, नींबू का रस 2.2 होता है, ये क्या है? अम्लीय है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये क्या है? क्षार है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो यहाँ पे सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो है एल्केन समूह का। और एल्केन समूह का तो सभी है, मतलब मीथेन। मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मीथेन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन। इसका फार्मूला होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये फार्मूला होता है एल्केन का। अब देखो, मीथेन पहला नंबर पर होता है, एथेन कार्बन का दूसरा नंबर होता है, प्रोपेन कार्बन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला का जान लें तो CH4 ये 1 नंबर है। यहाँ पे देखो 1 बैठाएंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 2 4। अगर इथेन की बात करते हैं तो C2 हो गया, 2 दूना 4 2 6 H6। अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो C3 और 3 यहाँ पे इनके पे तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, है ना। ब्यूटेन की बात करते हैं तो C4, तो 4 यहाँ बैठाएंगे तो 4 दूना 8 2 10। तो ये इसका फार्मूला होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बोलता है CH4, यानी कि मीथेन को बोलते हैं, ठीक है। इसको गोबर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन में सबसे ज़्यादा CH4 का उपयोग भी किया जाता है। अगला सवाल है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही ईजी सा सवाल है। आपको मेरे ख्याल से इसका आंसर भी याद होगा कि कूटपाद पाया था वो अमीबा में, है ना। अमीबा में कूटपाद पाया था। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा C होगा। नेक्स्ट सवाल है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसमें लैंगिक जनन किस द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, या तनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधा होता है जो जिस पौधे में फूल निकलते हैं ना, उस फूल निकालने वाले पौधे में जो लैंगिक नहीं हो सकता, सॉरी यहाँ पे अलैंगिक होना चाहिए ना, लैंगिक तो सिर्फ मानव में होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। किसमें होता है? फूलों के द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए अगला बोलता है क्या, कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, अग्नाशय है, आंख है, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जी अंग यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, और वो है वृक्क, यानी कि किडनी, है ना। किडनी है, किडनी जो है क्या? उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है, यानी कि जो उत्सर्जन करता है। जैसे कि अमोनिया, है ना, यूरिया, ये किडनी क्या करता है? इसको उत्सर्जन करता
है ना। तो ये हो गया उत्सर्जी अंग। चलिए अगला सवाल, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, ये शायद सवाल पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत बार। शुक्राणु विरसन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में। शुक्राणु कहाँ बनता है, वो बनता है विरसन में। क्या होगा आंसर हमारा, ये होगा। अगला सवाल देखो, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं, मृदा, वायु, जल या जीवधारी। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं। ये सब सवाल अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि बहुत बार मैं सवाल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, हल्का सवाल है ना। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज बोलते हैं। अरे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और विरोधी हार्मोन अगर कम निकला तो बौना हो जाता है आदमी, और ज़्यादा निकला तो ताड़ की तरह लंबा हो जाता है। ठीक है, अगला है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया। ये भी सवाल बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होमवर्क का सवाल यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ कि आपको मुझे बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। चलिए यही होमवर्क है, नीचे कमेंट करेंगे, यहाँ पे नहीं, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे तो 1885 लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, 1920 में। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जानते हैं, बहुत बार सवाल पढ़े, सोपानी कृषि वो उत्तराखंड राज्य है जहां सोपानी कृषि बहुत मतलब प्रचलित है, सोपानी कृषि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है जी, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सवाल आपकी किताब से है, कुछ अलग से बाहर नहीं है, और जाहिर सी बात आपके इम्तिहान में सवाल आएगा किताब से ही आएगा, बाहर से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो जरूरत है बार बार आपको रिवीजन करने की। देश का मंदिर, भारत का मंदिर किसको बोला था, देश के बांधों को किसने बोला था, पंडित नेहरू, यानी कि चाचा नेहरू। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई किस संस्था में है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में या राज्यसभा में। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज में दी गई है, और बिहार के पंचायती राज में 50% औरतों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे भी बिहार में जितने सारे वैकेंसी आते हैं, जितनी सारी नौकरियां निकलती बिहार में, रोजगार वगैरह जो भी, उसमें महिलाओं को 50% रोजगार दिया जाता है। ठीक है, और हालांकि और अलग सेंट्रल लेवल पे जो निकलता है तो वो तो उतना नहीं रहता है, 20-30 इस तरह से रहता है। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, राजनीतिक नीति की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में। तो पढ़े होंगे आप लोग ब्रिटेन में। इसको पहले बर्तानिया बोला जाता था, बर्तानिया, ब्रिटेन को पहले बर्तानिया बोला जाता था, समझे, फिर ब्रिटेन बोला गया इसको। चलिए अगला सवाल है कि निम्न से वित्तीय वर्ष कब है। बहुत बार पढ़े, गलती नहीं होगा। वित्तीय वर्ष वही होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या है, वो वित्तीय वर्ष है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों, क्योंकि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वित्तीय वर्ष। अगला सवाल है कि कौन मानव जनित आपदा है, माने कि मानव के द्वारा होने वाला आपदा कौन है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो मानव के द्वारा होने वाला आपदा है वो क्या है, इनमें से सभी। ये सभी के सभी मानव के द्वारा, सांप्रदायिक दंगे मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है, महामारी भी मानव के द्वारा होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। बाढ़ के समय, बाढ़ जब आता है तो उस समय हमें निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए, है ना। जब बाढ़ आ जाती है तो हमको कहाँ जाना चाहिए, भूमि, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, या जहां है वहीं रह जाइए, या खेतों में। तो जब बाढ़ आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि ऊंची भूमि पे जाने के लिए, जहां पे ऊंची भूमि रहे, पहाड़ वगैरह छोटा सा है तो वहीं पे जाइएगा, बेहतर होगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। ये भी सवाल पढ़ाएं। सूचना का अधिकार आंदोलन जो है वो राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजस्थान में 2005 में। 2005 में राजस्थान में हुई थी सूचना का अधिकार, जिसको बोलते हैं RTI,
RTI। अब फिर आपका एक होमवर्क मिला ये कि RTI का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो जल्दी से कमेंट करना, RTI का फुल फॉर्म क्या होता है एक सवाल, और RBI की स्थापना RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, वो 2 सवाल आपका होमवर्क और मिलेगा, ऐसे होमवर्क देते रहेंगे। चलो नेक्स्ट है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त या पट आने की क्या प्रक्रिया। एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो बोलता है चित्त या पट आने की, मतलब समझ रहे हैं, चित्त या पट यानी कि दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। चित्त या पट आने की क्या प्रक्रिया है, तो चित्त या पट आने की प्रक्रिया मतलब दोनों आ सकता है, क्योंकि चित्त या पट बोलते ना हम ये लेंगे या ये लेंगे, चित्त या पट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, चित्त या पट यहाँ पे लिख रहा, तो या के मतलब क्या समझते हैं, या के मतलब क्या बोल रहा, चित्त या पट। एक या होता है, एक अथवा होता है। आप देखेंगे इम्तिहान में सवाल आता है तो लिखा रहता है यानी कि एक या दो, यानी कि इनमें से कोई एक है ना, या तो अथवा लिखा रहता है कि एक अथवा दो, यानी कि एक बनाओ या अथवा वाला दूसरा बनाओ। तो या के मतलब किसी एक को, चाहे चित्त उठा लो चाहे पट उठा लो ऐसे। अगर यहाँ पे और लिखा रहता और, तो दोनों को हमको लेना पड़ता है ना, एक और दो मतलब दोनों। या लिखा हो कि या अथवा, ये दोनों सेम वर्ड है, या अब अथवा, या अथवा दोनों सेम है। या यहाँ पे एक उर्दू वर्ड होता है या, एक या दो, तो या के मतलब क्या हो, दोनों में से कोई एक, तो एक ही आएगा। अब बाई 1/2 फिर हमारा आंसर होगा, ठीक है। सी आंसर मत कीजिए, सी होगा यहाँ पे, 1 नहीं, 1 कब होगा जब और लिखा रहेगा तब। तो यहाँ पे या लिखा हुआ है और अथवा भी रहता तो वही 1/2 होता। अगर और लिखा होता तो आप 1 तब यहाँ पे 2/2 मतलब एक हो सकता था। मैथ के सवाल आ गया कि बिंदु दिया हुआ -1 3 -5 7 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमको निकालना, कैसे निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, -1 और -1 हो गया x1 और x2 कितना -5, तो +5 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट कितना जाएगा 4 का स्क्वायर, अरे -4 का स्क्वायर, ये है ना 4 चौक 16, 4 चौक 16 कितना गया 32। अब 32 का कितना होगा 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4√2 है ना। तो क्या आंसर हमारा हो गया, ए हो गया आंसर। ये सब सवाल बन जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही सवाल मिलेगा। शून्यंकों का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं होता शून्यंकों का योग, फार्मूला का होता है -b/a, यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। अब b कितना है, b हमारा 2 है, a कितना हमारा 1 है, हो गया 2/1, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हमारा क्या हो गया, b हो गया। अब देखो सवाल यहाँ पे जो दे रहा है वो अच्छा सवाल है कि चरों की आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। मतलब आप बनाए होंगे 2 4 6 8 3 ऐसे रहता था, 6 7 करते हैं, तो इसको आप क्या, ये क्या अगर दिया रहता था तो बोलता था आपको कि निकालने के लिए क्या, आपको बोलता था माध्यिका निकालिए। तो कैसे निकालते थे, इसको आरोही क्रम करते थे, 2 4 2 3 4 5 6 7 है ना। और जो बीच वाला जो बचता था उसको निकालते थे क्या, आप निकालते थे, बोलते थे बीच वाला जो बच रहा वही हमारा माध्यिका। एक वर्ड और यहाँ बढ़ाते हैं 8, तो अब देखो ये 3 इधर से गया और 3 इधर से गया, तो जो बीच वाला बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माध्यिका, है ना, क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अगला सवाल है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। वृत्त है, बाहर बिंदु है, यहाँ से खींचेंगे स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। अगर ये 8 दिया रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आप याद रखें कि स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है। स्पर्श रेखा जो है किसी एक वृत्त के किसी एक ही बिंदु पर जाकर टच करती है। स्पर्श रेखा उसी को बोलते हैं जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करे, उसी को बोलते हैं आप स्पर्श रेखा, उसी को बोलेंगे। अगला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि h दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि r दिया हुआ है, तो बोलता है आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 पाई r² h होता है, 1/3 होता है। अच्छा ऑप्शन देखिए पाई दिया होता है, पाई का मान बैठाने की जरूरत नहीं पड़ा है ना। r कितना दिया, 6 × 6 स्क्वायर है, तो 6 × 6 करते हैं, ये 24 ऊंचाई, 3 दूना 6 गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 24 को 12 से गुना कर लीजिए, 24 को 12 चौक 48 के 8 बचा 4, 12 दूना 24 4 28, 288 है जी, 288। अब पाई तो है ही ना, पाई तो बच रहा, 288 पाई, क्या हमारा आंसर हो गया 288 पाई, आंसर हमारा ए हो गया, वो सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, ये सवाल देखिए बनाना पड़ेगा आपको कि क्या इसका मान होगा। तो यहाँ पे जो पाई है ना, पाई जहाँ पे आपको 180 रखना पड़ेगा, तो cos 180/3 प्लस sin 180/3
काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, sin 60 का √3/2, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 1 + √3। ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन नहीं है जी। ठीक है, अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये असत्य है, सही नहीं हो, गलती लिखा गया। सवाल कुछ यूं है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन, वो चुनना आपको। देखिए नीचे से लेते हैं। एक अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय लेते हैं कोई 5 √5 हो गया, और कोई परिमेय संख्या लेते हैं √2। तो क्या ये कौन संख्या है, परिमेय क्या अपरिमेय? तो बोलेंगे सर ये अपरिमेय, तो मतलब ये सही बोल रहा। सवाल क्या है, असत्य चुनना है, मतलब गलत वाला चुनना है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय हमेशा हो सकता है, यानी कि √5 और √5 जोड़िएगा तो क्या होगा 2√5, यानी कि दो अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगा, हमेशा होगा। तो ये भी सही है, लेकिन हमको चुनना है गलत वाला। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है जी, हमेशा अपरिमेय होता है। आप कोई परिमेय संख्या उठा लीजिए 5, और कोई अपरिमेय संख्या उठा लो 5, तो 5 √5, तो ये भी अपरिमेय हो गया। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत ही बोलना। दो अपरिमेय जैसे कि √5 ले लेते हैं और √5 लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दो अपरिमेय संख्या का गुना किए तो क्या आ गया 5 आ गया, जो कि 5 क्या है, परिमेय संख्या। बोल रहा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हालांकि होता है, जैसे √5 ले लेंगे √2 ले लेंगे तो दोनों अपरिमेय हो गया। तो 5 दूना 10, ये भी यानी कि दोनों अपरिमेय गुना किए तो अपरिमेय आ गया, लेकिन हमेशा तो नहीं होता ना। एक कंडीशन में यहाँ देखे तो 5 निकल गया बाहर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले जो सवाल था वो कुछ अलग टाइप का था, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है। अगला बोलता है कि इसका घात बताइए। घात समझते हैं ना, जो पावर, सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर कितना यहाँ पे है, देख रहे हैं, यहाँ पे 1/2 मत जाना, ये y जो 1/2 है ये रूट में है, तो क्या है 2 है, सबसे बड़ा पावर रूट मतलब पावर 2 है। अगला बोलता है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B पूरक है तो कोण C का वैल्यू निकालो। पूरक किसको बोलते हैं, दो कोण मिला के 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं पूरक। यानी कि कोण A प्लस कोण B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो बोलता sin C का वैल्यू, तो A B मिल के तो 90 डिग्री बन गया, तो जो अब sin C बचेगा, यानी कि कोण A कोण B, त्रिभुज का 3 कोण होता है ना ABCD, तो A और B तो 90 डिग्री मिलकर हो गया, तो C बचेगा बेचारा 90 डिग्री अकेला, तो sin C मतलब C की जगह पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगला देखो, जल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ग्रामर सवाल आ गया। जल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, नीर, निपुण, अम्बु, सलील। तो नीर मतलब भी जल, अम्बु मतलब भी जल, सलील मतलब जल। निपुण मतलब क्या होता है, बहुत निपुण हो, बहुत स्ट्रांग हो, बोलते हैं ना निपुण, चालाक, इस तरह से बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये नहीं है। विधवा का अर्थ क्या होता है, विधवा किसको बोलते हैं, विधवा उसको बोलते हैं जिसका पति जो है मर गया हो, उसको बोलते हैं, जिस स्त्री का पति मर गया उसको बोलते हैं विधवा। और जिस स्त्री का पति जिंदा है उसको बोलेंगे क्या, सधवा। क्या बोलेंगे, सधवा। तो विधवा का विलोम भी आता है सधवा, याद रखिएगा, विधवा का विलोम सधवा। अगला बोलता है दंत से उच्चारण वाला वर्ण कौन है, इनमें से कौन वर्ण है जो दांत से उच्चारण होता है। डा है, डा और डा कहाँ से निकल रहा है, मूर्धा से निकल रहा है। देख लीजिए बोल के, ढा कहाँ से निकल रहा है, मूर्धा से निकल रहा है। दा देखो, दा बोले ना दा, तो ये निकलता है दंत से। ठीक है, फा बोले तो निकलता है होंठ से। चा बोलेंगे तो तालू से निकलेगा। तो ये सब याद रखिएगा। तो हमारा क्या आंसर हो गया, दंत से वाला आंसर भी हो गया, दांत से। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द चुनना है, अशुद्ध शब्द, शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध कौन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो क्या होगा, पूजनीय, मंदकनी, झूठ या सृष्टि। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, मंदकनी, यानी कि ऐसे लिखा था मंदाकिनी, देखिए जी ऐसे। ठीक है, जो कि हर्षिकार होना चाहिए, तो दीर्घिकार यहाँ पे हो गया। अगला सवाल है, इनमें दिग्गु समास कौन है। दिग्गु समास समझते हैं ना, दिग्गु समास जिसमें संख्यावाचक का बोध होता है उसको बोलते हैं दिग्गु समास। तो पंचदेव 5 है,
पांच मतलब 5 दिख रहा है, ये संख्या वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। दिग्गु समास में संख्या, जैसे कि आप जाने त्रिभुज होता है, त्रिशूल होता है, समझे, तो ये होता है दिग्गु समास। अब इंग्लिश का कुछ सवाल है, मैंने एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक सपना देखा है, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? आई हैव ए ड्रीम, आई सा ए ड्रीम, आई हैड सीन ए ड्रीम, आई हैव सीन ए ड्रीम। तो लास्ट में है लगा हुआ है, तो जैसे ही है लगा, देखा है, या है, ये ही जैसे लगा रहे, समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज लगता है, तो था तो रहता तभी ना हैड लगता, तब तो यहाँ पे होगा नहीं, इसमें तो हैव हैज लगा हुआ नहीं, इसमें है तो सी गायब हो गया। तो फिर हमारा आई हैव सीन ए ड्रीम, आई हैव सीन ए ड्रीम। स्पेलिंग करेक्ट करना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग जो करेक्ट है गवर्नमेंट का, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी, GOVERN होता है ना, MENT, GOVERNMENT, क्या होगा आंसर? सी इसका सही आंसर होगा। राधा सेड आई वांट टू गो टू स्कूल, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना, मतलब नरेशन चेंज करना है, तो राधा सेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही सेड आता है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ठीक है, इसको क्या करना है? इसका टेंस बदल देना है। ये कौन सा फॉर्म में? ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो उसको पास्ट इंडिफिनिट बदल दीजिएगा, ठीक है। तो राधा सेट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई, आई किसके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राधा क्या है? सी, तो सी हो जाएगा। सी यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन वांट है तो क्या करेंगे? वांटेड है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में वांटेड होता है, भी टू लगता है, तो वांट से लिख दिया, वांट लिख दिया, वांटेड गो टू स्कूल, तो फिर क्लियर हो गया। ऑप्शन से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको आंसर। ए फ्रॉग वाज फाउंड, कहाँ? एक मेढक पाया गया, कहाँ पाया गया? कुआं में। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पे इन फिल करेंगे, इन द वॉल, क्या होगा? इन हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल है सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। सी हेल्प्ड मी, एक्टिव से पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। और यहाँ पे हेल्प्ड है, देखो इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने में टेंस का चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, टेंस नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। आई हो जाएगा, आई वाज, खाली वाज वियर यहाँ पे यूज करेंगे। पास्ट इनफिनिट है तो उसमें वाज वियर यूज करेंगे, प्रेजेंट इनफिनिट है तो इज एमआर यूज करेंगे। तो आई वाज। आई हमेशा याद रखिएगा, जब भी पैसिव बनता है ना, तो पैसिव में भर्व का तीसरा रूप इस्तेमाल होता है। अब देख लीजिए किसमें भर्व का तीसरा रूप हुआ, ये तो देखो भर्व का चौथा रूप हुआ तो ये गायब हो जाएगा, कटा, ये भी कटा, क्योंकि भर्व का तीसरा रूप इस्तेमाल होना है, तो ऐसे ऑप्शन कट गया। अब नन ऑफ दीज भी यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आई वाज हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 40 सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे 8 नंबर सवाल, 8 नंबर टेस्ट था, बहुत ही मज़ेदार हुआ होगा मेरे ख्याल से। आपको 40 में 40 नंबर आप मेरे ख्याल से बनाए होंगे। जो 2 सवाल मैं पूछा हूँ उसको नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा 1 दिसंबर से सुबह 6 बजे, 1 दिसंबर से सुबह 6 बजे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रैश कोर्स, धड़ाका क्या बोलता था, बोला था मैंने, तगड़ा क्रैश कोर्स शुरू करने वाला है, ठीक है। 1 दिसंबर से तगड़ा वाला क्रैश कोर्स, ठीक है, याद रखिएगा, तगड़ा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है सुबह 6 बजे, जिसमें लेसन वाइज मैं आपको करवा दूंगा पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म, ठीक है। और फिर 12 बजे का जो सवाल है, 12 बजे है, तो उस टाइम मैं आपको सब्जेक्टिव करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।